बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, जबकि मैं वाजबी सी सूरत का मालिक था। मगर फिर भी मेरी बीवी मुझ पर जान छिड़कती थी। रात के खाने के बाद मुझे मीठा खाने की आदत थी, इसीलिए वो रोजाना मेरे लिए मक्ठी का हलवा बनाती, जिसको खाने से मैं जल्दी सो जाता था। मगर जब मैं सुबह जागता तो बीवी का चेहरा काला हुआ होता और अजीब बिगड़ी हुई हालत होती। मुझे अब कुछ शक होने लगा था। यूं एक दिन मैंने हलवा खाने का नाटक किया और लेट गया। कुछ देर बाद आंख खोलकर जो देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा। सना भाभी, आप कितनी हसीन हैं। मुझे तो जहीर की किस्मत पर रश्क आ रहा है। उसे तो दुनिया में ही हूर मिल गई है। मेरा दोस्त सामने खड़ा मेरी बीवी की तारीफ कर रहा था और सना नाराज होने के बजाय पूरा पूरा लुत्फ ले रही थी। मैं बोला, आओ सना, देर हो रही है। लेकिन मेरी बात का भी सना पर कोई असर नहीं हुआ था। वो जूं की तूं खड़ी थी, जबकि गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा था। दरअसल मैं और सना ग्रोसरी के लिए आए थे और मेरी बुरी किस्मत कि मुझे फहीम मिल गया। उसने दूर से ही मुझे देखकर हाथ हिलाया और फौरन मेरे पास आ गया। मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। उसका सारा ध्यान मेरी बीवी में था। मैं बोला, अच्छा यार, फिर मुलाकात होती है तुमसे। हम जरा भी जल्दी में हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। फहीम भी मेरे पीछे ही आने लगा था। वो बोला, ठीक है, तुम लोग जाओ, मगर भाभी को साथ लेकर मेरे घर जरूर चक्कर लगाना। अम्मी तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होंगी। मैंने सर हिला दिया और बाहर निकल गया। मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया तो सना भी साथ आकर बैठ गई। वो बोली, जहीर, आपका दोस्त कितना अच्छा है ना। मैं जलकर बोला, इतना भी अच्छा नहीं है। 3 तो गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। सना बोली, आपके दोस्त की पर्सनालिटी ही इतनी शानदार है कि जो भी देखे फिदा ही हो जाए। दिल तो चाहता था कि पूछूं अपनी बीवी से कि क्या तुम भी हो गई फिदा उस पर, मगर मैं चाहने के बावजूद भी ऐसी बात न कर पाया उससे। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया था। घर आते ही मैं बाथरूम में घुस गया और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं अपने चेहरे को देखकर शदीद परेशान हो गया था। मैं जाज़िबे नजर नहीं था, बल्कि मैं तो कबूल सूरत भी नहीं था। और मेरी बीवी, वो कितनी हसीन थी ना। ऐसा लगता था जैसे वो चांद का टुकड़ा हो। मेरी सरकारी मुलाजमत थी, जबकि सना के वालिदैन गरीब से थे। हमने रिश्ता मांगा और साथ ये भी कह दिया कि हमें जहेज नहीं चाहिए, तो उन लोगों ने सना की शादी मुझसे कर दी थी। सना एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई। उसने कभी मुझ पर अपने हुस्न का रोब नहीं डाला और ना ही कभी उसने मुझे कमसूरत होने का ताना दिया था, बल्कि वो तो उठते बैठते मेरी शान में कसीदे पढ़ती थी। मैं उसकी संगत में बेइंतहा खुश था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और लोग मेरी बीवी के हुस्न से मुतासिर होते, तो मेरे अंदर एहसास कमतरी सर उठाती जा रही थी। मुझे अब ये खौफ रहने लगा था कि अगर मेरी बीवी मुझे छोड़ गई तो मैं क्या करूंगा। मैं अब उस पर कड़ी निगाह रखता था। मैं हाथ मुंह धोकर बाहर आ गया और अखबार लेकर बैठ गया। तब मेरे कानों में मुलाजमा और बीवी की गुफ्तगू की आवाज पड़ी। नसरीन न जाने क्या किस्से लेकर बैठी थी। मेरी बीवी उसमें बड़ी दिलचस्पी ले रही थी। मैंने उधर ध्यान दिया तो सना की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बोली, नसरीन, अगर बीवी शौहर से बेवफाई करे तो उसे इल्म नहीं होता क्या। नसरीन बोली, बाजी, शौहर कौन सा सारा सारा दिन बीवी के घुटनों से लगकर बैठे रहते हैं। आधा दिन तो उनका काम पर गुजर जाता है। पीछे से बीवी जो कुछ मर्जी करती रहे, मर्द को क्या पता। बस इतना है कि जब शौहर घर वापस आ जाए तो बीवी हंस कर उससे बात कर ले और उसकी मनपसंद चीज बनाकर खिला दे, तो शौहर का दिल तो इसी से बहुत बड़ा हो जाता है। आपको बताया था ना मैंने कि मिसेस फैज के घर पे काम किया करती थी मैं। वो मुझे मशकूक सी लगती थी, मगर मैंने कभी उनकी टो नहीं दी। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि वो किसी और ही चक्कर में है। मगर जब मैं उनको देखती कि वो तो अपने शौहर पर जान छिड़कती थी। जैसे ही शौहर घर आता वो उसके घुटने से लगकर बैठ जाती, प्यार भरी बातें करती। शौहर भी बहुत खुशगमान हो गया कि मेरी बीवी तो लाखों में एक है। फिर मैंने भी उन पर शक करना छोड़ दिया कि इतनी ताबेदार बीवी कभी गलत चक्करों में नहीं पड़ सकती। मगर कुछ दिनों बाद जब मैं काम पर गई, तब मालूम हुआ कि मिसेस फैज तो घर छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो चुकी हैं और खुला का नोटिस भी अपने शौहर को भिजवा चुकी हैं। फैज साहब तो बार बार यही कहते थे कि मेरी बीवी को किसी ने बहलाया फुसलाया है, वरना वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। तब मैंने औरतों के फरेब से पनाह मांगी थी। बीवी घर से भाग भी गई, मगर शौहर तब भी उसे बेकसूर ही समझ रहा था। सना बोली, क्या हर शौहर को बेवकूफ बनाना इतना ही आसान है। नसरीन बोली, तो और क्या, मेरी माँ ने तो। तब मैंने नसरीन को आवाज दी कि मेरे लिए चाय बना लाओ। न जाने वो मेरी बीवी को क्या क्या पटियां पढ़ाती रहती।
मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी बेवफाई पर इतनी मालूमात क्यों ले रही थी। शाम हुई तो सना हर रोज की तरह मेरे लिए मेरा पसंदीदा मकड़ी हलवा बनाने बैठ गई थी। मैं बोला, सना, तुम रोज मेरे लिए हलवा बनाकर तंग नहीं होती क्या? वो हंसती और बोली, ज़हीर, आपको मालूम नहीं है, मगर आप मेरी कुल कायनात हैं। आपके दम से ही मेरी जिंदगी में खुशियां हैं। आप खुश होते हैं तो मुझे अंदर तक सुकून मिलता है। फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपकी पसंद की चीज बनाने से मैं तंग पड़ जाऊंगी? सना ने आज पहली बार मुझसे इतना खुलकर इजहार किया था। क्या वो ये सब नसीन के कहने में आकर कर रही थी, या वो सच में मेरे लिए इस किस्म के जज्बात रखती थी? मगर फिर मैंने सोचा कि मुझ में ऐसा क्या खास है जो मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करेगी। बल्कि सना को तो मेरे बारे में एहसास कमतरी होता होगा कि मैं कितनी हसीन हूं और मेरा शौहर कितना वाजबी सी शक्ल वाला है। मेरा दिल डूब सा गया था। मेरी बीवी ने नसरीन के पहले सबक पर तो अमल कर लिया था। रात का खाना भी मैंने बेजारी से ही खाया था, मगर सोने से पहले सना ने अपने हाथों से चम्मच भर भर कर मेरे मुंह में हलवे के डाल दिए थे। मैं आंखें मूंद कर लेट गया और बड़ी जल्दी ही नींद की वादी में खो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी का सारा चेहरा काला था और उसकी अजीब बिगड़ी हुई हालत थी। मैं तो ये देखकर खौफजदा हो गया था। मैं बोला, क्या बात है सना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? सना शदीद खौफजदा हो चुकी थी, इधर उधर देखती रही। फिर बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे। रात में काजल लगाया था आंखों में, शायद वो ही चेहरे पर फैल गया है। मैं हैरान से अपनी बीवी को देखता रहा था। मुझे मालूम था कि वो आंखों में काजल नहीं लगाती। उसके काले चेहरे के पीछे कोई और ही वजह थी जो फिलहाल वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। मैं चुप कर गया था। काम पर जाने से पहले मैंने मुलाजमा को खास हिदायत की थी कि वो मेरी बीवी का बेइंतहा ख्याल रखे। काम के दौरान भी मैं सना की वजह से ही परेशान रहा था। मेरी मजीद परेशानी के लिए फहीम भी मेरे पास आकर बैठ गया। वो बोला, ज़हीर, अम्मी दूसरे शहर गई हैं। बाहर का खाना खा खा कर तंग पड़ चुका हूं। तुम प्लीज आज रात का खाना मुझे अपने घर में खिलवा दो। मेरे दिल में आया कि मैं उसे साफ इनकार कर दूं, क्योंकि मैं जानता था कि वो खाने के लिए नहीं बल्कि मेरी बीवी के लिए आ रहा है। मगर ये इंसानी उसूलों के खिलाफ है कि कोई अपने मुंह से खाने का कहे और अगला आदमी इनकार कर दे। मैं बोला, ठीक है, मैं वापसी पर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ उठ गया। मैंने घर फोन करके सना से कह दिया कि खाना इजाफी बना ले, मेरे साथ वहीम भी आ रहा है। वो बेइंतहा खुश हो गई थी और बोली, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बेहतरीन इंतजाम कर दूंगी। शाम में जब मैं फहीम को अपने साथ लेकर घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि सना ने अपना बेहतरीन लिबास पहन रखा था और आज तो मेकअप भी किया हुआ था। हालांकि वो मेकअप की इतनी शौकीन नहीं थी। फहीम सना को देखकर बेइंतहा खुश था। खाना लग चुका था। फहीम बोला, भाभी, आप जितनी खुद खूबसूरत हैं उससे ज्यादा अच्छा आपका इखलाक है। आप बहुत प्यार से बात करती हैं। सना शर्मा शर्मा कर फहीम को देख रही थी, जबकि मैं दिल ही दिल में खुद पर लानत भेज रहा था कि ज़हीर, तुम कितने बेगैरत हो। तुम्हारे सामने एक गैर मर्द तुम्हारी बीवी की तारीफ कर रहा है और तुम उसे मना करने की पोजीशन में भी नहीं हो। सना बोली, भाई, आपकी वालदा कब तक वापस आएंगी? ज़हीर बोला, इसी बात की तो सारी परेशानी है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो कब तक आएंगी। सना बोली, तो फिर बस तय हो गया, जब तक आपकी वालदा घर वापस नहीं आ जाती आप हर रात हमारे साथ ही खाना खाया करेंगे। फहीम बहुत खुश हो गया। बोला, ये तो मेरे लिए बहुत एजाज की बात है, मगर ज़हीर से पहले इजाजत ले लें इस बात की। सना बोली, ज़हीर को भी कोई एतराज नहीं है। इस सारी सूरत हाल में मैं क्या कहता। फहीम जब घर वापस चला गया तो सना मेरे लिए मकड़ी हलवा बनाने के लिए चली गई। आज मुझे उससे खुलकर बात करनी थी कि तुम मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मगर जैसे ही मैंने हलवा खाया मुझ पर इस कदर गुनूद की तारी हो चुकी थी कि मैं उसे कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं था। और जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा तो सुबह अलार्म की आवाज से ही मेरी आंख खुली थी। मैं जल्दी से उठ बैठा तो सना की हालत देखकर दहल गया था। आज भी उसका सारा चेहरा काला था और बाल बिल्कुल बेतरतीब, परेशान चेहरा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे सारी रात की जागी हुई हो। मैं बोला, सना, मेरी प्यारी बीवी, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा स्याह क्यों हुआ है? क्या हो रहा है तुम्हें? सना एकदम से फुनकार कर बोली, ज़हीर, आपका चेहरा भी तो स्याह है ना? मैंने कभी वजह मालूम की नहीं ना, तो फिर आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हैं? सना की ये बात मेरे चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगी थी। मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे।
जबकि मैं तो बहुत मजबूत आसाब का मालिक हूं। मैं कुछ कहे बिना ही उठ गया था। सारा रास्ता भी मेरे कानों में सना के जुमले ही गूंजते रहे थे। काम पर भी दिल नहीं लग रहा था। उसने तो आज तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। फिर न जाने उसे अचानक क्या हो गया था। मैं सर थाम कर बैठ गया था। छुट्टी के वक्त मुझसे पूछे बिना ही फहीम मेरी गाड़ी में आकर बैठ गया था और मैं उसे चाहकर भी मना नहीं कर सका था। घर गया तो मुझे सना बहुत फ्रेश हालत में मिली थी। वो भाग भाग कर सारा काम कर रही थी। खाना खाने के दौरान फहीम बोला, भाभी, काश मुझे भी आप जैसी हसीन बीवी मिल जाए। सना मुस्कुराकर बोली, आप सच में मुझ जैसी बीवी चाहते हो क्या? उसने इस बात में सर हिला दिया। सना बोली, मुझ जैसी बीवी से क्या मुराद है, मुझे खुलकर बताएं। सना की इन हरकतों पर मुझे बेशुमार गुस्सा आता था। मैं बोला, जाओ सना, हमारे लिए चाय बना लाओ। वो बोली, जहीर, आप देख नहीं रहे क्या हम दोनों कितनी अहम बात कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, मुझ जैसी बीवी से क्या मुराद है तुम्हारी? मुझ में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, बताओ ना। फहीम इस सारी सूरत हाल से बहुत लुत्फानंदोज हो रहा था। वो बोला, भाभी, आप जैसी प्यारी, सुघड़ और पढ़ी लिखी बीवी मिल जाए तो और क्या चाहिए। ऊपर से आपकी अदाएं भी बहुत प्यारी हैं। सना खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, फहीम, अगर मैं सच में तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ लाई तो फिर बहाने तलाश ना करना। ये ना कहना कि जमाना क्या कहेगा कि भाभी ये तो गलत है। गलत वलत कुछ नहीं होता, आ गई ना समझ। इतनी बात करके सना उठकर चाय बनाने चली गई। मैं तो अपनी बीवी की बातें सुनकर ही हैरान रह गया था। मुझे उससे इस किस्म की बातों की तवक्को ही नहीं थी। आखिर वो उसे क्या कहना चाह रही थी। फहीम चला गया तो सना मेरे सामने हलवा रखकर चली गई थी। वो कमरे में जाकर सो चुकी थी, जबकि मेरा हलवा खाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। मेरा दिल बुझ चुका था। मेरे आसाब पर बहुत भारी बोझ पड़ चुका था। मुझे इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे मजबूरी के तहत हलवा खाना पड़ा, क्योंकि मुझे मीठा खाए बगैर नींद नहीं आती थी। जैसे ही मैंने हलवा खाया, मुझे फौरन से नींद आ गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी बीवी की वही अजीब सी हालत थी। मैंने आज उससे कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज भी वो मुझे बेइज्जत कर दे। मैं ऑफिस चला गया था। मुझे मेरे बॉस ने अपने रूम में बुलवा लिया था। वो बोला, तुम्हें क्या मसला है ज़हीर? कुछ दिनों से तुम्हारे काम में बहुत गलतियां निकल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम काम में तवज्जो नहीं दे रहे। मैं बोला, आई एम सॉरी सर, घर में कुछ परेशानी चल रही है, बस इसी वजह से। मगर आप फिक्र न करें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉस के कमरे से बाहर आकर मैंने सोचा कि आज मैं फिर से फहीम को अपने साथ लेकर जाऊं। हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ भी ना हो। क्या पता सना और फहीम की गुफ्तगू से मेरे हाथ कोई सिरा ही लग जाए और मैं इस अजियत और करब से छुटकारा हासिल कर सकूं। इसलिए मैं आज भी फहीम को साथ ले गया था। मगर ये देखकर मुझे शदीद मायूसी हुई थी कि वो दोनों आज भी मुझसे बेनियाज अपनी गुफ्तगू में ही खोए हुए थे। सना चाय लाई तो मैं बोला, तुम ट्रे यहाँ मेज पर रख दो, हम खुद चाय उठा लेंगे। मगर उसने ऐसा नहीं किया। मेरा चाय का कप उठाकर मेज पर रख दिया, जबकि फहीम के सामने खुद ट्रे लेकर खड़ी हो गई। मैं सना की इस हरकत पर अभी कुढ़ ही रहा था जब मैंने देखा कि फहीम की चाय की प्याली के साथ एक कागज भी चिपका हुआ था। सना तब तक फहीम के सामने से पीछे नहीं हटी थी जब तक उसने कागज उठाकर अपनी जेब में नहीं डाल लिया था। मैं इतना भी बच्चा नहीं हूं कि समझ ही न सकूं कि क्या हो रहा है। बात इतनी सी थी कि सना मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं कमसूरत था, शायद इसीलिए उसने मुझे धोखा देने का इंतजाम कर लिया था और मेरे ही दोस्त को अपना मोबाइल नंबर थमा दिया था। अब मैं सोच में पड़ गया था कि मैं सना के साथ कैसा बर्ताव करूं, उसे छोड़ दूं या उस दिन का इंतजार करूं जब वो मिसेस फैज की तरह घर से भाग जाएगी। मैं बेइंतहा परेशान था। इसी परेशानी में मेरा दिल मीठा खाने को चाहता रहता था। इसीलिए सना जैसे ही हलवा लेकर आती है, मैं उस पर टूट पड़ता और तब तक खाता रहता जब तक मुझ पर नींद तारी ना हो जाती। अजीब से दिन गुजर रहे थे। अब तो जिंदगी से सुकून रुखसत हो चुका था। कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल हर वक्त खून के आंसू रोता रहता था। मैंने इस सारे मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। आज जब फहीम ने मेरे साथ घर चलने को कहा तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैं बोला, सॉरी, मगर मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि सना की वालदा की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई है और वो वहां चली गई है। फहीम बेहद उदास हो गया था। मैंने नसरीन को अपने कमरे में बुलाया और उससे कह दिया कि नसरीन, मैंने आज से तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दी है। वो बहुत खुश हुई और बोली, आपकी बहुत मेहरबानी, मगर मैं हैरान हूं कि आपने मुझ पर यह करम नवाजी क्यों की है। मैं बोला,
क्योंकि मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ। काम तो बहुत आसान है, मगर उसके लिए मैं तुम्हें रकम ज्यादा दे रहा हूँ। तुमने बस इतना करना है कि अपनी मालकिन पर गहरी निगाह रखकर मुझे उसकी सारे दिन की रिपोर्ट देनी है। और अगर तुमने किसी किस्म की कोई चालाकी की या फिर मालकिन को बताकर ज्यादा पैसे ईंटने की कोशिश की तो मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल करवा दूंगा। नसरीन बहुत डर गई थी। वो बोली, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, आपका ये काम मुकम्मल राजदारी से करूंगी। मैंने अपने दिल से बार बार पूछा कि तुम अपनी बीवी को मौका ही क्यों दे रहे हो, घर से चलता क्यों नहीं करते। मेरा दिल बार बार मोहब्बत की दुहाई देता था। फिर मुझे यकीन था कि मेरी सना लौट आएगी। वो गलत कदम उठाने से पहले ही लौट आएगी, हर सुबह की तरह। आज भी मेरी नजर सना के काले चेहरे पर पड़ी थी, मगर मैं उससे कुछ कह न सका था। मैं ऑफिस गया तो मुझे फहीम ने आड़े हाथों ले लिया था। वो बोला, झूठे, तुमने तो कहा था कि भाभी की वालदा की तबीयत खराब है, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा था। मैं बोला, तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? तुम्हें किसने बताया ये सब? मेरी बात सुनकर फहीम का चेहरा एकदम जर्द पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि उसके जिस्म में एक कतरा भी खून का नहीं बचा। फहीम अपनी घबराहट छुपाने के लिए आए बाएं शाएं करने लगा था, जबकि मुझे अब तस्दीक हो चुकी थी कि मेरी बीवी ने सच में मेरे दोस्त को अपना नंबर दे दिया था। मैंने नोट किया था कि अब फहीम काम पर होते हुए भी सारा दिन फोन पर लगा रहता था। मैं घर पहुंचा तो आज भी सना बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उसने अपने चेहरे पर मस्नूई खुशी चढ़ा ली थी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करती थी। मैं जानता था कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मुझे उस पर शक ना हो जाए कि वो क्या गुल खिला रही है। वो मेरे पास बैठकर ढेरों बातें करती रही, मगर मेरा ध्यान उसकी किसी बात में नहीं था। मैं तो यही सोचता रह गया था कि न जाने सना फहीम से क्या क्या बातें करती होगी, उससे क्या कहती होगी। फहीम भी अब मुझसे कट सा गया था। कुछ दिन तो सना बहुत खुश रही थी, जबकि अब वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक शाम मेरे पास आकर बैठ गई और बहानों बहानों से कहने लगी, जहीर, आपका दोस्त फहीम अच्छा इंसान है क्या? मैंने अपने चेहरे पर हैरत सजा ली और बोला, तुम्हें आज वो अचानक कहां से याद आ गया? वो तो अब हमारे घर भी नहीं आता। सना गड़बड़ा सी गई थी, मगर फिर भी इसरार करने लगी कि मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब दे। मैं बोला, ठीक है, वो अच्छा है। फिर कहने लगी, फहीम का मोबाइल खो गया है क्या? मैं चिढ़कर बोला, नहीं, खोया नहीं है उसका मोबाइल, बल्कि वो तो सारा सारा दिन फोन कान से ही नहीं हटाता। मुझे समझ नहीं आती कि किसके साथ सारा सारा दिन बात करता है। वो तो शादीशुदा भी नहीं है और एक हम हैं। मेरी शादी को 2 माह हो गए, मगर मजाल है जो मेरी बीवी ने कभी ऑफिस में मुझे फोन किया हो। सना बेहद परेशान हो चुकी थी, इसीलिए बोली, मुझे मालूम है कि आप ऑफिस में मसरूफ होते हैं, इसीलिए मैं आपको तंग नहीं करती। इतना कहकर वो उठकर चली गई थी, जबकि मैं परेशान सा बैठा रह गया था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन मैं सोया नहीं था। तब उठकर किचन में गया, वहां मेरा हलवा पड़ा था। वो खाया, तब कहीं जाकर मुझे नींद आने लगी थी। मैं सो गया। सुबह फिर से मेरी नजर उजड़ी सी बीवी पर पड़ी तो मैं सोच में डूब गया कि जब तक मैं जाग रहा होता हूँ तब तक तो सना सो रही होती है, फिर मेरे सो जाने के बाद उसकी हालत कैसे हो जाती है। मुझे अब डर लगने लगा था कि सूरत हाल मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर थी। मैंने सोच लिया था कि हर हाल में अपनी बीवी का राज मालूम करके ही रहूंगा और फिर ही कोई फैसला करूंगा। यूं तो मैं जहनी मरीज बनता जा रहा था। मैंने सारी सूरत हाल का जायजा ऑफिस में ही ले लिया था। मैंने तय कर लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। मैं घर आया, बीवी से बातें की, उसने रात का खाना लगाया। खाना खाकर मैंने उससे हलवा मांगा तो वो खुशी खुशी हलवा ले आई। हलवा खाने का नाटक करने के बाद कुछ देर मैंने बैठकर टीवी देखा और फिर सोने के लिए कमरे में चला गया था। मुझे मीठे के बगैर नींद नहीं आती थी, इसीलिए मुझे इल्म था कि अगर मैं सारी रात भी आंखें बंद करके लेटा रहूंगा तब भी मुझे नींद नहीं आएगी। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि सना कमरे में दाखिल हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और किसी को फोन मिलाने लगी। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी, इसीलिए मैं उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। आगे से फोन उठा लिया गया था। सना बोली, फहीम, कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सना की बात सुनकर मेरा दिल डूब सा गया था। वो फहीम के साथ सच में इन्वॉल्व थी। सना बोली, फहीम, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने जहीर को उसके पसंदीदा हलवे में नींद की दवा डालकर खिला दी है। अब वो सुबह तक करवट भी नहीं बदलेगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, मैं तो हर रात जहीर को हलवे में नींद की दवा ही डालकर खिलाती हूँ, फिर वो सुबह अलार्म की आवाज से ही उठता है। इतना कहकर सना ने फोन बंद कर दिया और कमरे में टहलने लगी। सना ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई
और बोली, वाह सना, तुम कितनी हसीन हो ना। तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है कि जो भी इसे देखता है बस इसी का हो जाता है। फिर वो अचानक चीखने लगी और अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी और कहने लगी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है, अगर तुम प्यारी ना होती तो इतने ज्यादा मर्दों के दिलों पर राज ना करती। तुम क्यों हो इतनी प्यारी? मैं तो उसकी हालत देखकर ही दहल गया था। उसने थप्पड़ मार मार कर अपने चेहरे की हालत बिगाड़ ली थी। फिर उसने सुरमा उठाया और अपनी हथेली पर उडेल लिया और बोली, काश सना, तुम्हारा चेहरा इस तरह का स्याह होता मगर किरदार उजला होता। तुम्हारे उजले चेहरे की बिना पर तुम्हारा किरदार देखो कितना स्याह है। तुम एक बदकिरदार औरत हो सना। थोड़ी देर बाद बाहर खटका हुआ तो सना बाहर निकल गई। मैं भी जल्दी से उठकर दबे कदमों बाहर निकल गया था। फहीम और सना लाउंज में आमने सामने खड़े थे। फहीम बहुत घबराया हुआ था। वो बोला, भाभी, ये सब क्या है? सना बोली, फहीम, तुम मुझे बताओ, तुमने जो सब किया वो क्या था? तुम कहते रहे कि भाभी आप जैसी लड़की चाहिए। जब मैंने तुम्हें अपने जैसी लड़की ढूंढ दी तो तुमने शादी से ही इनकार कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? फहीम अजीब कश्मकश का शिकार लग रहा था। वो बड़ी हिम्मत करके बोला, भाभी, मैंने आप जैसी खानदानी लड़की ढूंढने को कहा था। आपने तो कोठे की लड़की का नंबर मुझे दे दिया। सना रोने लगी और बोली, फहीम, कोठे पर भी तो खानदानी लड़कियां होती हैं। तुम्हें एक बात बताती हूँ, गौर से सुनना। मैं प्यारी हूं ना बहुत। लड़कपन में मैं इससे भी ज्यादा प्यारी हुआ करती थी। तब तो चेहरे पर मासूमियत भी बहुत थी। एक दिन कॉलेज से घर पैदल वापस आ रही थी कि मेरे सामने काली गाड़ी आकर रुक गई। उस गाड़ी में से 2 लड़के निकले और मुझे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए और मुझे कोठे पर ले जाकर फरोख्त कर दिया गया। तब मेरा सामना मर्दों से होने लगा, अजीब कहकहों वाले, गंदी सूरतों वाले मर्दों से। हर कोई मेरे चेहरे की तारीफ करता मगर मुझे अपने चेहरे से घिन आती। तब मुझे मालूम हुआ कि कोठा तो मुझ जैसी शरीफजादियों से भरा पड़ा है, जो या तो अगवा करके लाई गई थी या फिर प्यार के झांसे में फंसाकर वहां लाकर बेच दी गई थी। मैं कोठे से भाग निकलने में कामयाब हो चुकी थी। मैं अपने वालिदैन के पास वापस आ गई थी। उन्होंने मेरी शादी जहीर से कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में जहीर जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। वो इतना अच्छा है कि मुझ जैसी लड़की जो मर्दों से नफरत करती है उससे मोहब्बत करने लगी है। मैंने खुद से अहद किया था कि कोठे की हर लड़की के अच्छे नसीब होंगे। इसीलिए जब तुमने मुझसे कहा कि भाभी आप जैसी लड़की चाहिए तो जहीर से चोरी छुपे तुम्हें अपना नंबर दे दिया और फिर कोठे पर बैठी एक तवाइफा का, क्योंकि मैं चाहती थी कि उस बेचारी का घर बस जाए। मगर तुम्हारा इतना ज़र्फ ही नहीं है। मैंने तुम्हें रात के इस पहर इसीलिए बुलाया ताकि तुम मेरी हालत देख लो। मैं कोठे से निकल कर आई हूं मगर सहन से वो करब नहीं चाहता। इसीलिए हर रात अपने शौहर को हलवे में नीम की दवा डालकर देती हूँ ताकि वो सोया रहे और मैं अपने गमों पर बहन कर सकूं, अपने हसीन चेहरे से नफरत कर सकूं। वहीं बोला, भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन सच में मेरा ज़र्फ जहीर जितना नहीं है। यही वजह है कि बस वही आप जैसी अच्छी बीवी के हकदार हैं। मैं माजरत करता हूं। इतना कहकर फहीम चला गया था, जबकि मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी शर्म से डूब मरूं। मेरी बीवी क्या थी और मैं उसे क्या समझता रहा। मैंने उस जैसी वफाशुआर औरत पर शक किया। खैर, फहीम के जाने के बाद मैं सना के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगा था। वो भी रोने लगी थी और मुझसे माफिया मांगती रही कि मैंने आपसे अपनी हकीकत छुपाई थी। मैं चाहकर भी उसे ये ना कह सका कि मैंने तुम पर शक किया। मैंने उससे माफी मांग ली थी। अगले दिन मैं उसे नफ्सियाती इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया था, क्योंकि बुरे दिनों ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। वो तो यूं पागल हो जाती। मैंने एक एनजीओ से राब्ता किया था। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि वो कोठे पर मौजूद लड़कियों को बाजियाब करवाएंगे। मेरी बीवी अब जिंदगी की जानिब वापस लौट आई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।